गुड इवनिंग एवरीवन। तो मेरा नाम सक्षम अग्रवाल है, सब जानते ही हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का आज हम पार्ट 4 लेकर आए हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि बहुत स्लो चल रहा है। भाई स्लो कुछ नहीं होता, जहाँ पर चीज़ें आपकी समझ में आनी शुरू हो जाए ना, दैट इज द करेक्ट पॉइंट, राइट। तो थोड़ा छोटे छोटे पार्ट्स में मैं बना रहा हूँ जिससे कि आपको क्लैरिटी होती चली जाए, प्लस बर्डन सा इकट्ठा ना हो। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो हमारा डिस्कशन था वो हमारा रेडॉक्स रिएक्शंस पर था। जरा एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जी रेडॉक्स का मतलब क्या होता है। तो जनाब रेड प्लस ऑक्स, राइट, रेड प्लस ऑक्स। रेड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन होता है। ऑक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये दोनों नए शब्द हैं तो सीखना जरूरी है। और सीखना क्या, देखो बच्चों सीखो कितना भी, कुछ चीजें हमें थोड़ी मेमोराइज करनी ही पड़ेंगी, ये बिल्कुल सच बात है। तो ऑक्सीडेशन नाम कुछ समझा रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है। भैया कहीं से अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही कहीं पर तो जाहिर सी बात है कहीं कम भी हो रही होगी, यानी जहां रिमूवल हो रहा होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। फिर हमने यहां बोला हो सकता है कि यहां रिमूवल हो जाए, लेकिन किसका, हाइड्रोजन का। तो हमने यहां बोला यहां एडिशन हो जाएगा ऑफ हाइड्रोजन। क्यों, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये वर्ड मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट समझाने के लिए मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी थी। मैंने समझाया था बेटा दिस इज माई, आई डिजाइन दिस, राइट। क्या चीज, नंबर लाइन बनाना, जीरो बनाना है, राइट। तो -1 -2 -3, इधर +1 +2 +3। आई थिंक जिसने मैथमेटिक्स का एम भी पढ़ा है, मुझे लगता है नंबर लाइन सबको ड्रॉ करनी आती है। ये भी सब जानते हैं कि जैसे जैसे आप राइट हैंड साइड जाएंगे आप इंक्रीज कर रहे हैं, आप वैल्यू बढ़ा रहे हैं। और जैसे जैसे आप डाउन इधर की तरफ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो वैल्यू घटती जा रही है। +3 से +2 आ गए तब भी घट गए, +3 से +1 आ गए तब भी घट गए, +2 से +1 आ गए तब भी घट गए, +1 से 0 आ गए तब भी घट गए, 0 से -1 चले गए तब भी घट गए। कुल मिलाकर इधर मूव कर रहे हो तो घट रहे हो, घट रहे हो मतलब रिड्यूस हो रहे हो। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये वाला है, तो इधर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। जनाब ये सब मैंने क्या लिखा है, दीज आर चार्जेस, दीज आर चार्जेस। चार्जेस आपने देखे हैं, जैसे सोडियम के ऊपर 1+ है। किसी रिएक्शन में अगर सोडियम 0 में चला गया तो जनाब ये वाला प्रोसेस +1 से लेकर उसको 0 पर ले आया, +1 से उसे 0 पर ले आया, +1 से 0 घट गए मतलब रिडक्शन हो गया। उल्टा समझ लो प्लीज, माय गॉड, Na से Na+, 0 से +1 जा रहे हो, 0 to +1, 0 कहां है, ये रहा जनाब, +1 कहां है, ये रहा। आप इधर जा रहे हो, इधर बढ़ रहे हो मतलब ऑक्सीडेशन, इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, राइट। तो बहुत सी बार आपके पास ये पॉइंट्स तो है ही है। एक बात और समझने वाली थी बच्चा, एक बात और समझने वाली है, वो ये बिल्कुल ये ऑक्सीडेशन है। ओके, आपको समझना होगा कि भैया Na0 से Na+1 कब बना, तो भैया इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला, रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, एक माइनस चला गया तभी तो एक प्लस बचा। यानी रिडक्शन में हम बोलेंगे एडिशन, बेटा उधर रिमूवल है ना, ये ऑक्सीडेशन है, कम ऑन, ये ऑक्सीडेशन है, कम ऑन। Na0 से Na+1 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, रिमूवल हो गया। क्या हो गया, रिमूवल किसका, इलेक्ट्रॉन का, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास ये 3 पॉइंट्स इकट्ठे हो गए। इन तीनों पॉइंट्स को आप देखना शुरू कर दो, आपको रेडॉक्स समझ में आने लगेगी। इन तीनों पॉइंट्स को आप लगाना शुरू कर दो, आपको रेडॉक्स समझ में आने लगेगी। एक बहुत खूबसूरत सा एग्जांपल मैं आपके लिए लाया था, क्योंकि वो एनसीईआरटी ने दे भी रखा है और जहां तहां वो आपको सैंपल पेपर में भी आपको खूब मिलेगा, पेल के मिलेगा, बढ़िया करके मिलेगा। कौन सा जनाब, एक रिएक्शन लिख रहा हूं, MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 और प्लस H2O एंड प्लस Cl2। ठीक है, बैलेंसिंग की अभी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, आप प्लीज बैलेंसिंग पर ना अड़ें। अगर बैलेंस लिखूं मैं, अभी आपको बैलेंसिंग सिखाई नहीं है,
इसीलिए मैं यहाँ बैलेंस लिख रहा हूं अपनी साइड से, राइट। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई, और जैसे ही मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, अब आप समझे भैया, सबसे पहले कोशिश किया करो मेटल चेक करा करो, सबसे पहले कोशिश किया करो मेटल चेक किया करो। ये जो Mn लिखा हुआ है ना बेटा, ये मेटल है, पता कैसे चला? जनरली मेटल्स प्लस रखते हैं, बात खत्म, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, राइट। तो Mn से Mn को चेक करो बेटा, Mn से Mn को चेक करो, Mn से Mn को चेक करो। रिएक्टेंट साइड में इसके पास ऑक्सीजन थी और यहां पर इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है, किसका? ऑक्सीजन का। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो बढ़िया करके अब हम पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ये रिडक्शन है। अच्छा जनाब, फिर इधर क्या हो रहा है? अब भाई साहब एक बात समझना, क्योंकि हम Mn से Mn को देख चुके, क्योंकि हम Mn को Mn से देख चुके, तो प्लीज इस वाले Cl को अभी के लिए छोड़ देना। कोशिश करते हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अगर इकला चलो रहे, राइट, इकलौते वाले को, अकेले वाले को कोशिश किया करो, एक बार देख लिया करो, ये अकेला है क्या? रिएक्टेंट साइड में Cl किसके साथ था? हाइड्रोजन के। यहां से यहां जाने पर क्लियरली मैं देख सकता हूं कि यहां रिमूवल हुआ, यहां भी, लेकिन जनाब ये रिमूवल किसका था? ये रिमूवल हाइड्रोजन का था, तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। इस तरह से देखेंगे, राइट। और कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर यहां भी तो क्लोरीन है, यहां पर वट एवर, राइट। फिर आपको क्या कर सकते, एक तरीका और है, कैसे? अगर आप Mn पर चार्ज चेक करना चाहो, भाई बेटा आपको नहीं पता ना अभी कितना चार्ज है, क्या है Mn क्या होता है, कुछ नहीं पता, इतना तो पता है, 9th क्लास में खूब रटा था आपने, आयंस की लिस्ट रटी होगी, देखो आपने ये रटा होगा FCl Br I, इन सब पर -1 नाइट्रेट -1, ये सब रटे होंगे। तो आपने -2 वाले भी तो रटे होंगे, ऑक्साइड, सल्फाइड, ये सब रटा होगा। तो आपको ये बात तो याद होगी ना कि ऑक्सीजन के ऊपर एक -2 होते हैं, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होते हैं, ये तो आपको याद होगा। अगर ये आपको याद है तो काम बन गया। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, और ऑक्सीजन किसी से जुड़ा हुआ है तब है ये, ऑक्सीजन किसी से जुड़ा हुआ है ये तब है। हर जगह हर तरीका, एक ही तरीका हर जगह नहीं घुसाते। अकेला ऑक्सीजन नहीं है बेटा, किसी के साथ है। तो एक ऑक्सीजन 2 माइनस रखता है, एक ऑक्सीजन 2 माइनस रखता है, तो भैया 2 कितने रखते होंगे? 4। और अगर ये पोर्शन पूरा 4 माइनस रख रहा है, इसका मतलब Mn के ऊपर +4 रहा होगा बेटा, तब भी तो 0 है, तभी तो इस पूरे के ऊपर 0 है। और यहां पर चेक करोगे तो एक क्लोरीन अभी लिखा है, अभी जस्ट रिटन, जस्ट Cl के ऊपर 1 माइनस, तो 2 Cl है मतलब 2 माइनस, ये पूरी एंटिटी -2 रख रही है, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर कितना रहा होगा? +2। बेटा +4 से +2, +4 से +2 घट गए, +4 से +2 घट गए मतलब क्या हो गया जनाब? रिडक्शन हो गया। और क्लोरीन को चेक कर लो बेटा, अभी तो बोल कर आए थे, क्लोरीन जब किसी के साथ जुड़ता है तो एक क्लोरीन एक ही तो माइनस रखता है। ये तो 2 की वजह से मैंने 2 रखे थे, ये तो 2 की वजह से मैंने 2 रखे थे। एक क्लोरीन तो एक ही माइनस रखेगा बेटा, एक क्लोरीन तो एक ही माइनस रखेगा। तो यहां पर आप चेक करो, -1 यहां भी है, -1 यहां भी, तो कोई चेंज नहीं हुआ, ये तो कोई भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं यहां देखूं, जब क्लोरीन के साथ ही जुड़ गया, यार जाहिर सी बात है ना यार, माइनस वाली चीजें तो एक साथ नहीं जुड़ेंगी, प्लस और माइनस एक साथ जुड़ते हैं ना, तो प्लस कभी एक साथ जुड़ेंगे? कभी नहीं जुड़ेंगे, कभी भी नहीं जुड़ेंगे। इसका मतलब सीधी सी बात है, अगर Cl2 है तो ये हो ही नहीं सकता, और प्लस रखने का तो मतलब नहीं है। इसका मतलब ये हो गया जनाब, दैट मींस इस क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। क्लोरीन से जाकर जुड़ा तो कितना चार्ज रख रहा है? 0। और -1 से 0 बेटा, -1 0 तो ये रहा, -1 से 0 बढ़ रहे हो मतलब ऑक्सीडेशन। बेहतरीन बात समझ में आई कि नहीं? बहुत बेहतरीन तरीके से 10th क्लास के हिसाब से आपको तरीका ये याद रखना है। वैसे मोस्टली आपको तरीका जो याद रखना है, एज पर द क्लास 10th आपको यही तरीका याद रखना है। एज पर द क्लास 10th आपको तरीका यही याद रखना है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह से हम डील करेंगे, इस तरह से हम सीखेंगे, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन हमने पढ़ ली, एक आध एग्जाम्पल और क्विक थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए लेट्स से लास्ट वाला एग्जाम्पल एक बार रिपीट कर लेते हैं, ये वाला Cu + H2O, ठीक है। तो Cu से Cu चेक करो, यहाँ पर रिमूवल हो गया, किसका रिमूवल हो गया? ऑक्सीजन का हो गया। ऑक्सीजन के रिमूवल को क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से चेक करो बेटा, यहाँ एडिशन हो गया, एडिशन किसका हो गया? ऑक्सीजन का हो गया, तो भैया ये ऑक्सीडेशन हो गया।
दूसरी बात, हाथों हाथ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, वजह कौन था? मुझे हंसी आई, वजह कौन था? बराबर वाला। मुझे, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, लाइक आप लोग स्कूल में बैठ के कई बार होता है, आप ही टी टी आपने दांत फाड़े, पूछा किसी ने क्या हुआ, बोले ये हंस रहा था, ये मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ, वजह कौन? बराबर वाला। तो ये क्या बन गए जनाब? ये बन गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका रिडक्शन हुआ तो जब कौन वजह बना? बोले बराबर वाला। तो ये क्या बन गया जनाब? ये बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। डिस्कस मैं कर चुका हूं, आपको सिर्फ वर्ड्स पकड़ने हैं, कीवर्ड्स पकड़ने हैं और आपको समझना है। एक बार बेटा लास्ट एक एग्जांपल में देना चाह रहा था, क्योंकि इसमें बेटा ऑक्सीजन कुछ नहीं है। इसमें आप चेक करोगे तो अकेला ऑक्सीजन नहीं है ना, सल्फेट है। अकेला ऑक्सीजन नहीं है बच्चा, अकेला ऑक्सीजन नहीं है। तो आप कैसे करोगे? आप बोलोगे जिंक के ऊपर, क्योंकि जिंक किसी से जुड़ा नहीं है, जिंक अभी किसी से जुड़ा नहीं है और जिंक अकेला ऐसा रखा है तो मतलब जीरो चार्ज है। कॉपर सल्फेट के साथ है, सल्फेट तो -2 रखता है, तो जाहिर सी बात है कॉपर +2 रख रहा होगा। और यहां चेक करोगे तो जिंक +2 में आ गया, वहां चेक करोगे तो कॉपर 0 में आ गया। तो बात खत्म हो गई। बात खत्म क्या हुई? जीरो से जिंक चेक करो, 0 से +2, 0 से +2, 0 से +2 लिखना नहीं होता, लिखना नहीं होता, समझा रहा हूं। 0 से +2 मतलब बढ़ गए मतलब ऑक्सीडेशन। कॉपर +2 से 0, कॉपर से कॉपर चेक करो, +2 से 0, +2 से 0 मतलब +2 से 0 घट गए, रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिएक्शंस को देखना सीखेंगे। ठीक है, सो मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। हमारा टॉपिक आज का ये था ही नहीं, हमने तो एक छोटा सा रेडॉक्स का रीकैप लिया था। रीकैप आज जो हमारा पॉइंट रहेगा वो 2-3 मुद्दों पर रहेगा और फिर उसके बाद हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, बात खत्म। ठीक है, आज हमारा मुद्दा रहेगा, आज हमारा मेन मोटिव रहेगा सीखने का, व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक, चलो थोड़ा सा सर्जरी करते हैं, थोड़ा समझते हैं, थोड़ा उतरते हैं। एक्सो, वैसे तो एक्सो का मतलब एक्सटर्नल होता है, लेकिन ठीक है, एक्सो का मतलब यहां से समझ लेते हैं एग्जिट। एग्जिट मतलब बाहर निकलना। क्या चीज एक्सो हो रही है? थर्म हो रही है, थर्म मतलब हीट। अगर हीट एग्जिट हो रही है बेटा, एग्जिट मतलब बाहर निकलना होता है, एग्जिट मतलब बाहर निकलना, यानी रिएक्शन हुई, मैंने कुछ चीजों को मिलाया, मिलाने पर हीट बाहर निकल रही है। आप माचिस जलाओ, माचिस को आपने रब करा, वो जलनी चालू हुई, जलते जलते ही वो आपको हीट प्रोड्यूस करके देगी। इसका मतलब जब हीट एग्जिट हो रही हो, जब हीट रिलीज हो रही हो, ऐसी रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, जब हीट रिलीज हो रही होगी तब आप बोलोगे दीज आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक। एग्जाम्पल मार्केट में एक चीज आती है, चूना। ठीक है, समझते हैं अपन उसको क्या बोलेंगे? क्विक लाइम। बाजार से खरीद के पान पे भी लगाता है ना वो चूना भाई। तो क्विक लाइम की अगर आप बात करोगे तो CaO फॉर्मूला होता है। बाजार से अगर आप इसके बड़े बड़े पत्थर खरीद कर लाएंगे, भाई देखो आज भी बहुत सारी जगहों पर जो पुताई चलती है ना, जो व्हाइट वॉशिंग होती है, वो चूने की ही होती है। आप मार्केट से खरीद के लाओ बड़े बड़े पत्थर, इसको आप पानी में डालो बेटा, वो इतना गर्म हो जाएगा कि आप उसे हाथ से छू भी नहीं पाओगे। थोड़ी देर के लिए आपके हाथ में बेहद जलन होगी। आप छू नहीं पाएंगे। क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस बनेगा, साथ में हीट, और हीट के लिए सिंबल है ये ऐसा ट्राइंगल इस तरह का ये। तो CaOH का होल ट्वाइस बनेगा, साथ में हीट बनने लगेगी, हीट रिलीज होने लगेगी। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। ठीक है, और एंडो मींस एंट्री। किसकी एंट्री? तो जनाब हीट की एंट्री। और बेटा एंट्री का मतलब हीट अंदर आ रही है, हीट आ रही है मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ऐसी रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड।
ठीक है, हीट इज एब्जॉर्ब, उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। जनाब एग्जाम्पल पूछना चाहेंगे, देखो इसके दो तीन एग्जाम्पल्स और समझ लो। एक तो क्विक लाइन वाला हो गया, ठीक है, और अगर आप एसिड में बेस मिलाएंगे, कम ऑन, एसिड और ये बेस एक दूसरे के उल्टे हैं तो लड़ाई होंगी तो रस्सा कसी होगी तो हीट निकलेगी, NaCl बनेगा, पानी बनेगा और साथ के साथ में हीट बनेगी। ये भी है रेस्पिरेशन। बेटा आई शुडंट से दिस, रेस्पिरेशन भी, क्योंकि एनसीईआरटी ने दे रखा है और इवन टू इवन इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और इवन डीकॉम्पोजिशन, वैसे डीकॉम्पोजिशन मोस्टली क्या होते हैं, एंडोथर्मिक, क्योंकि इसमें एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन डीकॉम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, बेटा यही तो बात है, डीकॉम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। क्यों भैया, मैंने इसको क्यों एक्सो में डाल दिया? जनाब मैंने इसको एक्सो में इसलिए डाला क्योंकि इसमें हीट पहले बैक्टीरिया देता है, एनर्जी पहले बैक्टीरिया अपनी एनर्जी खर्च करेगा और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ उसे एनर्जी वापस से मिल जाएगी। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे 100 जूल एनर्जी दे दी और बदले में 200 जूल एनर्जी मिल गई, तो 100 दी थी माइनस 200 मिल गई प्लस, फिर भी 100 का फायदा रह गया बेटा। तो इसका मतलब ये अल्टीमेटली क्या है, ये एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो समझ में आई एक्सोथर्मिक वाली बात। एंडोथर्मिक की बात कर लेते हैं। NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड को अगर आप पानी में डिसॉल्व करेंगे, अमोनियम क्लोराइड डिसॉल्यूशन इन वाटर, अगर आप इसे पानी में डिसॉल्व करेंगे तो जनाब पानी के टेम्परेचर में कमी आ जाएगी, पानी का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा, वो आपको ठंडा ठंडा सा फील होगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या और कोई एग्जांपल है? यस, एक एग्जांपल और है, थर्मल डीकॉम्पोजिशन। बेटा इसी को तो बोलते हैं डॉट कनेक्शन, मैट्रिक्स फॉर्मेशन। ध्यान रखना, अक्लमंद वही है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करता चले। जैसे हम लोग आपस में बात करते करते नहीं कहते, अच्छा जो तूने उस टाइम कहा था उसका ये मतलब था। यस, दैट मीन्स एक डॉट आपने कहाँ पढ़ लिया? जनाब हमने तो पढ़ लिया ना, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा थर्मल डीकॉम्पोजिशन। नहीं पढ़ा क्या? थर्मल डीकॉम्पोजिशन तो पढ़ा है। और अगर थर्मल डीकॉम्पोजिशन पढ़ा है तो जनाब इसका मतलब ही क्या था? हीट की प्रेजेंस में टूटना। तो हीट एब्जॉर्ब हुई तभी तो टूटा। इसका मतलब थर्मल डीकॉम्पोजिशन के जितने एग्जांपल थे वो सब इसमें लाई कर जाएंगे, ठीक है। एक और है, दरअसल एक इसका एग्जांपल और है, ठीक है, सॉरी आई हैव टू थोड़ा सा रब कर देता हूं यहां का। एक एग्जांपल और है, अगर आप बेरियम क्लोराइड को चलिए रहने दीजिए, एक बार आप एनसीईआरटी गो थ्रू करो। अगर मैं ऐसा सब कुछ लिखवा दूंगा ना तो फिर तुम बिल्कुल नाकारा हो जाओगे। एनसीईआरटी गो थ्रू करो, ठीक है, मैं लिखवाना नहीं चाह रहा उसको। एनसीईआरटी गो थ्रू करो, उसमें एक एक्टिविटी टाइप की दे रखी है ना, 1 ग्राम ऑफ BaOH का होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप मिक्स करेंगे, ठीक है, इस तरह की एक एक्टिविटी है, तो प्लीज उसको एक बार देख लेना, ठीक है। नहीं समझ में आए तो प्लीज आस्क, ठीक है, प्लीज एक बार आप इस वाले एनसीईआरटी की गो थ्रू करेंगे, गो थ्रू करने के बाद उसको देखेंगे और देखने पर आपको बेहतर तरीके से बात समझ में आ जाएगी। दीज आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक क्या होती है, ये अपने पल्ले पड़ गया। एंडोथर्मिक क्या होती है, ये अपने पल्ले पड़ गया। हालांकि 10th क्लास के हिसाब से ये थोड़ी सी गड़बड़ है। रेस्पिरेशन में हीट नहीं निकलती जनाब, रेस्पिरेशन में हीट नहीं निकलती, उसमें तो एटीपी बनते हैं ना। एटीपी बनने को तो वैसे तो उसमें एनर्जी निकल रही है, आपको यही मेंशन करना है। आपको आ जाए क्वेश्चन, व्हाई रेस्पिरेशन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आपको लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट इट, व्हाट इन रेस्पिरेशन या ड्यूरिंग रेस्पिरेशन
एनर्जी इज रिलीज्ड। अब हीट वर्ड मत लिखो ना, कोशिश करो हीट ना लिखो, अब लिख देना एनर्जी इज रिलीज। बेटा रेस्पिरेशन में अगर इस तरीके से आग ही निकलने लगती है तुम्हारा पेट वेट सब जलने लगता ना, सीधी बात है, इतनी हीट नहीं निकलती है, दरअसल एनर्जी निकल रही होती है, और उस एनर्जी निकलने की वजह से ही हम इसको कंसीडर करते हैं एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो आज का मेन मुद्दा हमारा यहीं पर समाप्त होता है। एक्सोथर्मिक पढ़ लिया, एंडोथर्मिक पढ़ लिया, ये हमारे आज मेन टॉपिक्स थे। अब इसके अलावा कुछ साइड टॉपिक्स चलेंगे। ठीक है, तो उन साइड टॉपिक्स के लिए देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपना 10 मिनट्स की और वीडियो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी तो मुझे लगता है शायद 15-20 मिनट हुए होंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। मैं टाइटल डाल दूंगा वैसे, ठीक है, मैं टाइटल डाल दूंगा, आपको तो टाइटल वाली ही मिलेगी क्योंकि लाइव लेक्चर तो है नहीं है। लाइव लेक्चर भी लेना शुरू करेंगे। अभी तो मुझे 2-3 सजेशंस आए थे कि लाइक ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है, तो भाई ब्राइटनेस के ऊपर काम कर रहा हूँ, देखता हूँ जो कर पाया देखते हैं। ठीक है, और बाकी आप लोगों से कहना तो नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि ये मेरी तासीर नहीं है ना, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मुझे कहना अच्छा नहीं लगता यार। मुझे एक चीज़ लगती है ना कि अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है खुद से, तो आप उसे खुद प्रमोट करें, ज़्यादा बेहतर यही रहता है। मेरे कहने में यार वो वाली मज़ेदारी नहीं आएगी, तो कोई नहीं, वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, आप इस चीज़ को कहाँ से कहाँ तक ले जाना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है, बाकी देखते हैं। मेरे से जहाँ तक हो सकेगा मैं करूँगा, और नहीं होगा तो देख लेंगे, छोड़ देंगे। हाँ जी, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार क्विक कॉम्बिनेशन, यस वी हैव कवर्ड। डीकॉम्पोजिशन इसका उल्टा, यस दिस इज ऑल्सो कवर्ड। इसके टाइप्स, यस, फोटोलाइटिक, यस कर लिया, और उसके बाद थर्मोलाइटिक, यस कर लिया। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक, यस ये भी कर लिया। इसके बाद हमने इसका पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, यस ये भी कवर हो गया। डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने इसी का एक्सटेंडेड वर्जन देखा, यस डबल डिस्प्लेसमेंट देख लिया। और डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने जो देखा ना, कमाल ही देख लिया। इसके बाद हमने रेडॉक्स देख लिया, बिल्कुल रेडॉक्स देख लिया। 5 तो यही कवर हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। एनसीईआरटी ने मेन स्ट्रेस इन्हीं पर दिया है। मतलब अगर आपसे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पूछ ले तो आप एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक को लिखना चाहें वो आपकी कॉल है, इट्स योर चॉइस। लेकिन कायदे से एनसीईआरटी के हिसाब से ये 5 ही थे, ये 5 ही थे। ठीक है, फिर आज हमने एक चीज और नहीं सीख ली, हमने सीख लिया कि भैया एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं। इसके साथ हमने सीख लिया एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं। ठीक है, और इसके बाद अब हम कुछ और आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब हम आगे क्या पढ़ना चाहते हैं, हमें इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें सीखनी होती हैं, कुछ और भी चीजें जाननी होती हैं। जैसे कि एक नया ही टॉपिक है, एक बिल्कुल ही नया टॉपिक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये हम पढ़ना चाहते हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में क्या है, एज द नेम सजेस्ट, पानी का इस्तेमाल हो रहा होगा, बिल्कुल, और क्रिस्टल बन रहे हैं, बिल्कुल। अब इसको समझने के लिए बेटा देखो, मेरा अपना तरीका क्या है ना समझाने का, क्योंकि सभी ने आपने जब ईंटों की दीवार देखी होगी तो ब्रिक बाय ब्रिक रखा होगा, लेकिन बेटा उन ईंटों को टिकाने के लिए, उन ईंटों को जोड़ने के लिए वी यूज या जो मिस्त्री लगाएगा क्या लगाएगा, सीमेंट लगाएगा। सीमेंट क्या काम करता है जनाब, सीमेंट एक ईंट को दूसरी ईंट के साथ जोड़ कर रखेगा, दो ईंटों को बीच में बाइंड करने का काम करेगा। तो और दूसरा एग्जांपल आप आटा ले लो, सूखा आटा, सूखे आटे से क्या ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। सूखे आटे की ना रोटी बन पाएगी, वो बिल भी नहीं पाएगा, वो तैयार ही नहीं होगा। तो सूखे आटे को कामयाब करने के लिए आपको उसमें लिक्विड मिलाना पड़ता है। बेटा एक बात ध्यान रखना, कई बार मठरी जो बनती है ना, मट्ठी भी बोल देते हैं उसे, मठरी बोलते हैं, उसको बनाने के लिए भी मैदा वगैरह मतलब बाजार से लाकर जो घर पर बनती है, मतलब वैसे बाजार में भी ऐसी सेम बनती है, तो मैदा लाई जाती है और मैदा के अंदर हम ऑयल मिलाते हैं, रिफाइंड ऑयल वगैरह मिलाकर उसे तैयार करते हैं। मेरा यहाँ पर रिफाइंड ऑयल कहने का मतलब ये था, आटे में पानी सबने देखा है, लेकिन अगर आप उसमें ऑयल भी मिला देंगे तब भी वही काम करेगा।
फिलहाल आटे में जो पानी आपने मिलाया है वो पानी किस लिए मिलाया? वो पानी पार्टिकल्स को जोड़ रहा है। बिना उसको डाले, बिना उस पानी को उसमें डाले आप उस आटे का कुछ नहीं कर सकते थे। ना उसकी लोई बनती और ना ही उसकी रोटी बन सकती थी। इसका मतलब आटे को यूज करने के लिए, उससे रोटी बनाने के लिए उसके पार्टिकल्स को बांधना जरूरी था और उसके बांधने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ गई। बिल्कुल ऐसे ही जब क्रिस्टल बनते हैं तो जनाब आप पूछना चाहेंगे कि आखिरकार ये क्रिस्टल क्या बना है। बहुत सौ को तो मैं क्रिस्टल बोलता हूं तो उनके दिमाग में ऐसी ऐसी करके एक शेप सी आ जाती है, इस तरह से ना, इस तरह से एक शेप आ जाती है कि जी इस तरह का डायमंड टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसे क्रिस्टल कहते हैं। भाई बिल्कुल सही बात है, डायमंड इज अ क्रिस्टल। लेकिन बेटा क्रिस्टल का मतलब होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। मतलब अगर एक स्ट्रक्चर जिसमें बहुत हद तक, मैं आपको समझाने के लिए अगर मैं वॉल की बात करूं ना, मैं दीवार की बात करूं, वॉल दीवार, और इसको मॉलिक्यूलर लेवल पर सोचूं, इसको थोड़ा सा अगर अपन मॉलिक्यूलर लेवल पर सोचने की कोशिश करें ना कि क्या मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या क्या चल रहा है, तो मॉलिक्यूलर लेवल पर समझने के लिए, मतलब वॉल को, दीवार को अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पर सोचने की कोशिश करें तो दीवार अपने आप में एक तरह का क्रिस्टल है। ठीक है, दीवार अपने आप में एक तरह का क्रिस्टल है, राइट। तो ये समझने की कोशिश है कि दीवार भी अपने आप में एक तरह का क्रिस्टल है। क्यों? ईंट, फिर ईंट, फिर ईंट, फिर उसके ऊपर ईंट, ब्रिक 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 ब्रिक, इस तरह से पूरा ऑर्डर, पूरा अरेंजमेंट बनता जा रहा है। और सोच कर देखो बेटा, जैसे इनमें ईंट के बीच में सीमेंट लगाना जरूरी था, सीमेंट लगाना जरूरी था, तो बहुत सी बार क्रिस्टल बनते टाइम हमें वाटर की जरूरत पड़ जाती है। वाटर उसको बाइंड करने का काम करता है, वाटर उसके क्रिस्टल को बनाने का काम करता है, और ऐसे में हम उस पानी को ही क्या कहने लगते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि अगर आप बेटा डेफिनेशन में क्यों नहीं बताता, देखो बात समझो, सब कुछ अगर मैं ही दे दूंगा ना, सब कुछ अगर मैं ही लिखवा दूंगा, सब कुछ अगर मैं ही आपको सब परोस के दे दूंगा, तो आपका ब्रेन बहुत धीमा पड़ जाएगा, आप सोचना ही नहीं चाहेंगे। ब्रेन की एक आदत है ना, तब तक काम नहीं करेगा तब तक फंस ना जाए। आप प्लीज प्लीज बेटा प्लीज पेन वगैरह लेकर बैठा करो, बुक भी साथ में लेकर बैठा करो, जहां कहीं भी चीजें दिखें कोशिश किया करो उसे नोट डाउन करने की, राइट। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? द अमाउंट द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दैट आर यूज्ड to make crystals, right, that are the part of the crystal are known as water of crystallization. For example CuSO4 कॉपर सल्फेट। केवल इतना ही फॉर्मूला नहीं होता, जब कॉपर सल्फेट का सॉलिड बनता है ना, क्रिस्टल बनता है, तो डॉट लगाकर 5H2O लिखा जाता है। ये डॉट जो लगाया गया वो इसलिए लगाया गया क्योंकि कायदे से तो ये फॉर्मूला पूरा हो गया, CuSO4 फॉर्मूला पूरा हो गया, लेकिन ये डॉट लगाकर 5H2O, मतलब ये डॉट सबूत है इस बात का कि ये वाला जो 5H2O लिखा है वो इसका ही पार्ट है, वो इसका ही हिस्सा है, राइट। तो ये जो 5H2O लिखे गए हैं ना भाई साहब, ये जो 5H2O है, दीज आर कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पता है पूरा क्या है? इसका नाम है जनाब कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट, पेंटा हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब समझ में आ गया होगा पानी, और पेंटा मतलब 5, तो कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट। अच्छा, क्या कुछ और खूबी भी है? जनरली ऐसे क्रिस्टल जो पानी रखते हैं, जनरली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जनरली बोल रहा हूं मैं, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में दिस इज colored also, like responsible for the color, responsible for the color। क्यों जी, क्यों रेस्पॉन्सिबल? इसलिए रेस्पॉन्सिबल क्योंकि क्रिस्टल्स हैं, और बेटा क्रिस्टल का कुछ ना कुछ, मोस्टली क्रिस्टल्स आर कलर्ड, और अगर क्रिस्टल कलर्ड हैं तो भैया कह सकते हैं ना कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। जैसे एग्जाम्पल आप जानना चाह रहे होंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे को रब करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ेगा, कर दिया, देखते हैं। अगर आप बात करें तो CuSO4.5H2O, भैया ये वाला ब्लू कलर का है,
ये ब्लू कलर का है, लेकिन अगर आप इसे हीट करें, अच्छा एक खास बात और होती है यार, रोटी जब तवे पर पड़ती है ना तो हल्की हल्की फूलने लगती है, और उसे अगर आग पे डाल दो थोड़ी सेकने के बाद, आग पर अगर आप सेकेंगे तो वो बिल्कुल फूल के कुप्पा एक तरफ से फट जाती है हल्की सी, और वहां से सारी स्टीम निकल जाती है, यानी पानी निकलने की कोशिश हो जाती है। इस पानी की खूबी है, ये हीट से चिढ़ता है या इस हीट के यूटिलाइजेशन करने लगता है, इस हीट को लेगा और अपनी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म से निकलकर सीधा पहुंचेगा गैस फॉर्म में, राइट। तो CuSO4 अलग हो गया और 5H2 यहाँ पर अलग हो जाएगा, और जनाब कमाल ही हो गया, एक क्रिस्टल टूट गया और ब्लू कलर से ये पहुंच गए जनाब कलरलेस, कलरलेस, ठीक है, यानी ब्लू विट्रॉल। एक बात और, इसका नाम भी है बेटा ब्लू विट्रॉल, ठीक है। अब विट्रॉल क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा कभी देख लेंगे एक बार, है ना। तो ब्लू विट्रॉल, तो 3 विट्रॉल आपको याद रखने होंगे, ब्लू विट्रॉल, व्हाइट विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल, ठीक है। 3 विट्रॉल्स आपको याद रखने होंगे, और ब्लू विट्रॉल को हीट करने पर इट टर्न्स इनटू कलरलेस। क्वेश्चन आया हुआ है बिना क्वेश्चन पूछे हुए, मेरे को अब आदत ही नहीं है बेटा, मैं कुछ ऐसा नहीं पढ़ाता जो आपके एग्जाम में ना आए, एग्जाम ओरिएंटेड ही मैं कोशिश करता हूँ कि पढ़ाऊँ। हाँ, उसको समझाने के लिए मैं थोड़ा इधर उधर, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा इधर उधर निकलता हूँ, बहुत हायर लेवल कभी टच नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि कहाँ पर जाकर चीज़ों को रोकना है, ठीक है। तो खैर, ब्लू विट्रॉल को अगर आप हीट करेंगे इट टर्न्स इनटू कलरलेस, राइट। तो आज के लिए शुक्रिया, कल को हम कवर करेंगे पार्ट 5 में। पार्ट 5 में हम क्या क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा बता देता हूँ अभी, जिससे कि आपको भी थोड़ा याद रहे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो हम थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे विट्रॉल्स के बारे में, ठीक है, विट्रॉल्स और उनकी हीटिंग के बारे में हम चर्चा करेंगे इनकी। इसके अलावा हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक छूट रहा था अब तक, जिसको हम दरकिनार कर रहे थे, जिसको हम नहीं सीख रहे थे, उसका नाम है बैलेंसिंग। एक बार हमें इस बैलेंसिंग को भी देखना होगा, बहुत आसान है। कल को हम इन्हीं दोनों टॉपिक्स के साथ कोशिश करेंगे कि रैप अप कर दें, और अगर टाइम बच गया, इन केस टाइम बच गया, तो जनाब हम थोड़ा सा डेलीक्यूशंस, एक वर्ड है डेलीक्यूशंस, इसको भी देखने की कोशिश करेंगे, और एफ्लोरेसेंस इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। और द मोमेंट आपने इन सबको देख लिया, मेरी गारंटी है आपको फर्स्ट चैप्टर में से कभी कोई भी कुछ भी पूछ ले, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, आप मेरा विश्वास करें, ठीक है। बाकी बताइएगा ज़रूर कि सेशन कैसा लगा। कोशिश चल रही है कि ब्राइटनेस और चीज़ों पर काम किया जाए। बेटा देखो, मेरे पास अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है, और मैं सच बताऊं, मैं स्मार्ट बोर्ड चाहता भी नहीं हूँ। उसकी वजह ये नहीं कि मेरे पैसे लग जाएंगे या कॉस्ट वॉस्ट, इसका नहीं है यार, कॉस्ट तो है ही, कॉस्ट की तो बात चलो देखी जाती है, बट द थिंग इज, बात सारी ये है, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा ओल्ड पैटर्न पर वापस आ जाए। आपके हाथ में कॉपी होनी चाहिए, आपके हाथ में पेन होना चाहिए, आपको लिखना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, स्मार्ट बोर्ड पर पीपीटी चल जाती है, लोगों को पीपीटी में डेफिनेशंस लिखी भी मिल जाती हैं, मोस्टली बच्चा नहीं लिखता है, स्क्रीनशॉट्स लेकर रख लोगे और वो स्क्रीनशॉट्स पड़े ही रह जाएंगे, या आप बिल्कुल एग्जाम टाइम में फिर वन शॉट, मैराथन, इस तरह की चीज़ें देखकर आप काम चलाएंगे। कोई फ़ायदा नहीं है चीज़ों को रैप अप करने से। आराम से बेटा, आराम से पढ़ो, ब्रेन है, मशीन नहीं है, ठीक है। मशीन के अंदर तो फीडिंग की जा सकती है बहुत जल्दी, ब्रेन के अंदर भी फीडिंग चलती है, लेकिन वो थोड़ा सा रिलैक्स भी मांगती है। आप चीज़ों को लिखें, आप चीज़ों को समझें, और जहाँ पर आपको समझने में दिक्कत होती है, मैं बार बार आपको नंबर भी देकर जाता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा बाकी आपके पास वो विंडो है ही, लाइक चैट विंडो, उसकी वाली यूट्यूब वाली 9149297986, ठीक है, ये वाला नंबर मेरा ही है। और इसके अलावा मैं आपको नोट्स तो मैं कभी नहीं दूंगा, नोट्स की मुझसे उम्मीद ही मत करना, नोट्स कभी नहीं मिलेंगे, नोट्स आपको खुद बनाने होंगे, और बुक तो पढ़नी ही होगी, ये कसम खा लो, ये कसम खा लो बेटा, हर एक बच्चे को ये कसम खानी है। एनसीईआरटी मस्ट रीड, मतलब ज़रूर पढ़नी है, होली बुक है एनसीईआरटी, सब कुछ मिलेगा बेटा, सब कुछ मिलेगा, जो कुछ भी नहीं है उसको समझा दिया जाएगा। जैसे मैं बताऊं, एनसीईआरटी में ये नहीं है, डेलीक्यूशंस वर्ड नहीं है, एफ्लोरेसेंस वर्ड नहीं है, शायद मेरे हिसाब से नहीं है, अब तक की जो मैंने एनसीईआरटीज देखी है उनमें ये शब्द मुझे नहीं देखने को मिले। तो कोई बात नहीं, जो नए शब्द हैं वो पढ़ लेंगे, जो नए शब्द हैं उनकी आप मुझसे कभी डेफिनेशन मांगोगे, आई विल गिव इट टू यू, बट द थिंग इज, जो चीज़ें आपके में हैं एटलीस्ट आपको वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो राम राम, शस्त्री काल, एंड
जो भी आप मानते हो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बताना सेशन कैसा लगा, ठीक है। ओके बाय।